नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज रूम में नेताजी। मैं हूं दीप्ति शाही सिंह। हमारे साथ आज न्यूज रूम में जो शख्सियत हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं दिनेश प्रताप सिंह। नमस्कार सर, स्वागत है आपका न्यूज रूम में। सर, आप कांग्रेस के बेहद करीबी माने जाते थे गांधी परिवार के, और 2018 के बाद से दूरियां बढ़ गई। ऐसा क्या हुआ कि 2018 के बाद ये दूरियां बढ़ने लगी? अकेले अगर मेरी दूरियां बढ़ी हों तो मेरे ऊपर भी सवाल है, लेकिन जिस कांग्रेस को पूरे देश ने छोड़ दिया, मैं समझता हूं एक वक्त था जब कांग्रेस की सर्वाधिक लोकसभा में एमपीज हुआ करते थे, लेकिन आज कांग्रेस कहां पर खड़ी है? तो धीरे धीरे उनकी गलत नीतियों के कारण देश की जनता ने उन्हें छोड़ा, राजनीतिक पार्टियों में रह करके समाज की सेवा करने वालों ने छोड़ा है, तमाम और वर्ग के लोगों ने कांग्रेस को छोड़ा है। तो उसी के साथ साथ गलत नीतियों के कारण हमने भी कांग्रेस छोड़ा है। और मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का, सबका साथ सबका विकास, जो बिना किसी भेदभाव के हम हर समाज की सेवा कर रहे हैं और सद्भाव बना रहे, सबका साथ बना रहे, सबका विश्वास बना रहे, तो इस प्रकार जो भारतीय जनता पार्टी की नीति है उसके आधार पे सभी प्रभावित हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र के व्यक्ति हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र के व्यक्ति हों, चाहे किसी का व्यक्तिगत जीवन है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से ऑलमोस्ट सब कोई सहमत है। इसीलिए कांग्रेस छोड़ करके लोगों ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। सर, आप एक लंबे समय तक कांग्रेस में रहे हैं, और अगर उत्तर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो उसे भी आपने समझा है कांग्रेस में रहकर। बावजूद इसके अगर हम देखिए हाल ही में जो उपचुनाव होने वाले उसकी बात करें, कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं देती। क्या लगता है आपको, क्या संगठन जो है वो कमजोर हो गया है, या कह सकते हैं जो फ्रंट लीडर्स हैं उसका कोई फेस नहीं है? क्या वजह आपको नजर आती है? देखिए, जब भी कोई राजनीतिक पार्टी समाज के हित में काम करेगी, समाज के लिए काम करेगी, राष्ट्र के लिए काम करेगी, तो उसकी पहचान बढ़ेगी। जब कोई राजनीतिक दल अपने व्यक्तिगत स्वार्थों के लिए काम करेंगे तो निसंदेह यही स्थिति होगी जो कांग्रेस की है, जो समाजवादी पार्टी की है, जो और लोगों को है, जो अपने हित के लिए राजनीति कर रहे हैं। जितना मैं समझ सकता हूं कि चाहे राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश यादव जी हैं, आज 10 जनपद के भीतर सोनिया गांधी जी सांसद हैं, राहुल गांधी जी सांसद हैं, और वायनाड से उनकी बहन प्रियंका गांधी भी चुनाव लड़ रही हैं। एक घर में कुल 3 व्यक्ति हैं और तीनों पार्लियामेंट में रहना चाहते हैं। अखिलेश यादव जी के परिवार में 5 परिवार में लोग हैं, 5 सांसद हैं। तो जो लोग परिवार के लिए जीना चाहते हैं, समाज उनके साथ नहीं रहता। जो समाज के साथ जीते हैं, जो देश के लिए जीते हैं, उनके साथ रहता है। तो मैं समझता हूं यही अंतर, बेसिक अंतर है भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में और दूसरे लोगों के नेतृत्व में। रही बात अलायंस की, तो उसी कारण अलायंस जो स्वार्थ से होता है, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जी का अलायंस उत्तर प्रदेश ने कई रूपों में कई बार देखा। उत्तर प्रदेश के 2 बेटे के रूप में देखा, हरियाणा के उपचुनाव में देखा, हरियाणा के आम चुनाव में देखा, जम्मू कश्मीर के आम चुनाव में देखा, महाराष्ट्र के आम चुनाव में देखा, ये अभी देख रहे हैं। और हम लोग तो रायबरेली के लोग हैं, हमने तो रायबरेली में लगातार देखा है कि जब लोकसभा का चुनाव आता है तब इनका अलायंस हो जाता है, और जैसे विधानसभा आता है अपना अपना झंडा निकाल के केवल डंडा बचता है दोनों के हाथ में, एक दूसरे पर लाठी चलाते हैं, और जब लोकसभा का आता है तो अलायंस हो जाता है। तो इसका मतलब कि ये अपने अपने स्वार्थों के लिए लड़ते हैं, ना कि देश के लिए, समाज के लिए, इसकी उन्नति के लिए, देश की सुरक्षा के लिए। ये लोगों के मन में भाव नहीं, व्यक्तिगत स्वार्थ। इसलिए इस अलायंस का कोई भविष्य नहीं होता है। जब उनका स्वार्थ खत्म होता है, अलायंस भी खत्म हो जाता है। बिल्कुल सर, इस समय पोस्टर वॉर चल रहा है, बटोगे कटोगे, तमाम पोस्टर्स देखिए, हर दिन नए नए पोस्टर सामने आ रहे हैं। लेकिन जब हम रायबरेली की बात करते हैं, वहां पर एक अलग ही तरह का पोस्टर वॉर हमेशा ही लगभग चलता रहता है। इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने जो यह नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, ये सही है कि कोई आज की बात नहीं, हमेशा ही ये रहा है। आप चाहे सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में अथवा दलीय आधार पर कांग्रेस,
भाजपा सपा सबके लिए देखा गया है कि जब भी हम बंटते हैं हानि उठाते हैं। जैसे जब अंग्रेज आए, मुगल आए तो हमको बांटे और हम पर राज किए और हमने हानि उठाए, फिर स्वतंत्रता के लिए जाने कितने हम लोगों को उपाय करने पड़े। तो ये स्वाभाविक है कि हमको एक रहना चाहिए और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, ये हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है। तो मैं समझता हूं ये शास्त्रों में, वेदों में, दलों में, सबके बीच में रहा है और वो बात अखिलेश यादव जी भी कहते हैं कि मुझे एक रहना चाहिए। तो निसंदेह एक रहने की बात जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने देशवासियों के सामने, उत्तर प्रदेश वासियों के सामने रखी है, ये औचित्यपूर्ण है। इसको सबको अडॉप्ट करना चाहिए। इसी में हमारी उत्तर प्रदेश की और हमारे देश का हित निहित है। अच्छा सर, मैं आपके बारे में पढ़ रही थी, शुरुआती दौर की अगर बात करें पारिवारिक तौर पर, आर्थिक तौर पे बहुत मजबूत परिवार नहीं था, बड़ा संघर्षों वाला जीवन रहा। वो उस दौर की अगर कुछ बातें करना चाहें, कैसे राजनीति में फिर आना कैसे हुआ, कैसे राजनीति में आने के लिए आपने सोचा? निसंदेह बचपन मेरा अभाव में गुजरा। मैं एक सामान्य किसान के घर का बेटा था। अपने हाथ मैंने खेती की, कोन गोड़ा, मेड़ बांधा, हल चलाए, पांस ढोई, छपरा छाया, खटिया बिनी। कोई ऐसा काम जो गांव का किसान करता है वो मैंने भी किया है। और मेरे पास कपड़े भी नहीं होते थे अच्छे जो मैं पहन के स्कूल जा सकता था। स्कूल गया, कॉलेज गया, पढ़ाई पूरी की, परिवार चलाया और आज मैं परिवार के दायित्वों को भी लगभग पूर्ण कर चुका हूं। बेटी बेटों की शादी भी हो चुकी है। तो कुल मिला के जो संघर्ष का जीवन था, जो भी परिश्रम करेगा, संघर्ष करेगा, उसमें परिवर्तन आएगा। हमने संघर्ष किया, परिश्रम किया, अच्छी खेती की। हमारे पास बैलों से खेती होती थी, मैंने ट्रैक्टर खरीदा और अच्छी खेती होने लगी। गन्ना बोने लगे और अच्छी खेती होने लगी। फिर ऐसे करके अच्छी खेती करके हमने अच्छा सा व्यवसाय शुरू किया। छोटा छोटा धान का एक्सपेलर लगाया, चक्की लगाई, आइसक्रीम की फैक्ट्री लगाई। आज हमारे पास सीमेंट फैक्ट्री, फ्लोर मिल्स, राइस मिल्स, कंपेस्ट बायोगैस प्लांट, ऐसे बहुत सारे उद्योग हमारे पास हो गए हैं। तो मैंने नीचे से शुरू किया। जो 100 रुपए प्रतिदिन की आमदनी मुझे केवल आइस कैंडी से होती थी, वो उद्योग भी मैंने किया। एक दिन में 100 रुपए कमाने वाला उद्योग भी किया। और आज ईश्वर की कृपा से, मुझे तो आइडिया नहीं, लेकिन लाखों रुपए रोज कमाने के उद्योग भी आज हमारे पास हैं। तो ईश्वर की भी कृपा है, समाज की भी कृपा है और मेरा संघर्ष और मेहनत भी है। जो भी संघर्ष करेगा, भगवान उसकी मदद करेगा, समाज उसकी मदद करेगा। तो मैंने मेहनत परिश्रम किया और ऊंचाइयां हासिल हुई। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि हमारे राज्य के ऐसे बहुत सारे लोगों को जो संघर्ष करके अच्छा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, भगवान उनको शक्ति दे। बिल्कुल सर, आपने परिवार की बात की। लंबे समय से आप राजनीति में हैं, क्या आप परिवार को वक्त दे पाते हैं? और क्या परिवार की कभी कोई शिकायत रही कि राजनीति के चक्कर में आपने परिवार को उतना वक्त नहीं दिया? मुझे तो नहीं लगता कि परिवार की मुझसे कभी शिकायत है। हम 5 भाई हैं और पांचों भाई आज की तारीख में एक छत के नीचे रहते हैं, एक साथ खाते हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, किसी का कुछ बांटा नहीं है। तो निसंदेह मैं समझता हूं कि हमारे परिवार को कोई असुविधा नहीं है। हम होली दिवाली सारे परिवार के लोग अपने गांव में ही रहते हैं। हमने अपने माँ बाप का मंदिर बनाया और हम पांचों भाई जब भी कभी कोई असुविधा होती है, अपने माँ बाप के मंदिर में बैठ करके निर्णय लेते हैं और हम सामूहिक रूप से निर्णय ले पाते हैं, क्योंकि माँ बाप हर संतान के साथ निष्पक्ष होते हैं। तो उनके मंदिर में जब भी बैठो तब पक्षपात कोई चीज नहीं होती है। तो एक बड़ा भव्य मंदिर वात्सल्य धाम के रूप में मैंने अपने घर के कैंपस में बना रखा है। मेरी ये सोच है कि 30, 40, 50 साल मेरे माँ बाप ने मुझे हाड़ मांस के शरीर के रूप में मेरा संरक्षण किया, तो 100 साल ईंट पत्थर के रूप में बन करके भी मेरे माँ बाप मेरे परिवार का संरक्षण करते रहेंगे। ये भाव मेरे मन में है और ईश्वर की कृपा है कि मेरे माँ बाप आज इस धरती पर भले नहीं है, लेकिन मुझे उनका संरक्षण प्राप्त है और इसी कारण हमारे परिवार में लगातार सुख, समृद्धि और वैभव हासिल है। मैं मानता हूं कि जिसके माँ बाप का आशीर्वाद बच्चों के साथ रहे, बना रहे, तो उसके परिवार के, उसके बच्चों की तरक्की होती है और मैं इस पर भरोसा भी करता हूं। बिल्कुल सर, अगर 2019 की बात की जाए, जब सोनिया गांधी के खिलाफ आपको 4 लाख वोट मिले थे और तब माना जाता था दबदबा, कांग्रेस का जो दबदबा था वो वहां पर रायबरेली की अगर बात की जाए, क्या लगता है आपको क्या वजह रही होगी 2019 में जो आपको इतने वोट मिले?
देखिए 2019 में मुझे सोनिया गांधी के खिलाफ रायबरेली वासियों का बड़ा आशीर्वाद मिला, लेकिन इसके साथ साथ मैं विधान परिषद का चुनाव लड़ा 3 बार और बहुजन समाज पार्टी की सरकार में 36 लोकल बॉडी के चुनाव होते हैं विधान परिषद के, 36 में 34 सत्ता पक्ष के जीते हैं और मैं पूरे उत्तर प्रदेश में अकेला सत्ता के खिलाफ लड़ करके जीत के आता हूं। रायबरेली के लोगों की सेवा, रायबरेली के लोगों का आशीर्वाद हमारी पूंजी है। जब तक जीऊंगा इस धरती पर तब तक रायबरेली वासियों की सेवा करता रहूंगा। राजनीति में हानि लाभ होता रहेगा, लेकिन रायबरेली हमारी पूंजी है, उसे बनाकर रखूंगा। बिल्कुल सर, एक राजनेता के तौर पर ऐसे 3 काम जो आपको लगता है कि अभी भी बाकी रह गए हैं, आने वाले समय में आप उनको पूरा करना चाहते हैं? सबसे पहले तो मेरी कोशिश होगी कि जो हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने नारा दिया है, बटेंगे तो कटेंगे, रायबरेली जनपद में एका हो, संगठित हो और संगठित होकर के शक्ति इकट्ठा करके रायबरेली के विकास को, रायबरेली के सम्मान को आगे बढ़ाएं। ये मेरा प्रयास होगा कि रायबरेली में हम सबको संगठित करने में कामयाब हों, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी रायबरेली की है, मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश की है और देश की जिम्मेदारी मोदी जी की है। सब अपने अपने दायित्वों का निर्वहन करेंगे तो बटेंगे नहीं, कटेंगे नहीं, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। निसंदेह में ऐसी पहली कोशिश हमारी होगी। बिल्कुल सर, हमारे न्यूज रूम में कुछ लोग हैं, हमारे सहयोगी, जो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। नमस्कार सर, आप पिछले 2 बार से 2019 और 2024 दोनों जगह से लोकसभा का चुनाव रायबरेली से लड़ रहे हैं। अच्छे ताकत से भी लड़े और आपको वोटिंग भी अच्छी मिली, तो क्या लगता है कहाँ थोड़ी बहुत कसर रह जाती है कि मतलब जीत में नहीं तब्दील हो पाता है? बिल्कुल आपका सही सवाल है। रायबरेली वासियों की इच्छा अपने रायबरेली की माँ की कोख से जन्मे बेटे को दिल्ली पहुंचाने की होती जरूर है, लेकिन जो गुमराह हो जाते हैं, जैसे आपने भी देखा और मैं इस बार भी कह सकता हूं कि मुझे रायबरेली वासियों का आशीर्वाद तुलनात्मक रूप से अच्छा मिला। आप कह सकते हो कि हम 2019 से 2024 के बीच में जो मेरा अंतर रहा घटा, इस बार हमने लगभग 67,000 वोट कम मुझे मिले 2019 से 24 की तुलना में। लेकिन दूसरे लोकसभा की सीटों पर आप जाएंगे तो मेरे बगल में अगर आप देखेंगे अमेठी में है, तो अगर 19 की तुलना में 24 में देखेंगे तो 67,000 से काफ़ी ज़्यादा घटा है। अगर आप यहाँ से पूरे उत्तर प्रदेश में देख लेंगे तो अगर पाएंगे कि 19 की तुलना में 24 में सबसे कम वोट घटा किसी का, तो वो दिनेश प्रताप सिंह रायबरेली के हैं, जिनका सबसे कम वोट घटा है। हम हारे, इसमें कोई दो राय नहीं। जो परिस्थितियां बनी, जो गुमराह करने का लोगों ने प्रयास किया, आप भी जानते हो रायबरेली में हिंदुस्तान का कोई ऐसा नेता नहीं है जो कांग्रेस पार्टी का वहां न गया हो। चाहे सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, खड़गे जी, अखिलेश यादव जी, रेवंता रेड्डी जी, सुक्खू जी, डीके शिव कुमार, भूपेश बघेल, जितने भी नाम आप सुनना चाहते हो जिनको उत्तर प्रदेश की हिंदुस्तान के कांग्रेस में आप जानते हो, वो सारे के सारे रायबरेली में थे। तो भी मैं सबसे कम वोटों से सबसे कम नुकसान उठाने वाली रायबरेली थी। तो जो गुमराह किया गया, खटाखट वाला विषय मैंने आपसे कहा, और आज हर कोई रायबरेली का नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का जहां जहां खटाखट का आश्वासन दिया गया था, वो लोग ठगे अपने को महसूस कर रहे हैं। तमाम विषय जो देखो, संविधान की किताबें लोगों ने उठा के दिखाई और आज आपके सामने परिलक्षित हो रहा है कि संविधान के किताब के भीतर सिर्फ सादे पन्ने ही थे, संविधान भी नहीं था, जिसको दिखा करके उन्होंने वोट ले लिया। तो जब धोखा दिया जाता है तो धोखे के बाद पछतावा ज्यादा होता है। मैं मानता हूं कि रायबरेली और उत्तर प्रदेश की जनता को इस धोखे का एहसास आज की तारीख में हो गया है, तभी आपको हरियाणा का परिणाम आपको दिख रहा है। कैसा परिणाम आपके समक्ष है, आप देखिएगा आने वाले विधानसभा के चुनाव में भी, उपचुनाव में भी, आपको जो लोगों ने गुमराह किया है, आज जनता दुगनी ताकत के साथ उनका विरोध करेगी और इस झूठ को आगे आने वाले चुनाव में परिणाम में परिवर्तित करके भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी। सर, मेरा प्रश्न ये है आपसे जी,
कि अभी कुछ दिन पहले लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी सर नागपुर गए हुए थे, तो वहाँ दीक्षा भूमि में वो संविधान सम्मान सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि रायबरेली में हमारे यहाँ सांसदों की मीटिंग होती है और वहाँ पे जब मैं गया तो वहाँ पे कोई भी दलित और ओबीसी अधिकारी मुझे एक भी नहीं मिला। तो सर इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? सर मुझे दुख है, अभी मैंने कहा कि संविधान के जो किताब दिखा करके उत्तर प्रदेश और देशवासियों को गुमराह किया गया था, जिसमें सिर्फ कोरे कागज लगे हुए थे, तो राहुल गांधी के दिमाग की किताब में भी सिर्फ कोरे कागज ही हैं। इसके कारण वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। आप मुझे बताओ, राहुल गांधी जी कह रहे हैं मैं रायबरेली में एमपीज की बैठक में गया था। 4 बार का सांसद अगर यह न बता पाए कि वो एमपीज की बैठक में गया था कि भारत सरकार के द्वारा रायबरेली जनपद में क्रियान्वित होने वाली परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए गया था, और उसमें एमपीज नहीं होते, एमपी होता है और रायबरेली जनपद के चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं और सभी अधिकारी होते हैं, तो पहली चीज तो उन्हें यह नहीं पता था कि एमपीज होते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि उसमें 80% एक जाति के लोग होते हैं। उनकी खुद के टिकट पर रायबरेली नगर पालिका परिषद का चुनाव जीता सोनकर भी उन्हीं के बगल में बैठा था, वो उनको नहीं दिखा। जिला पंचायत की अध्यक्ष दलित समाज की उनको नहीं दिखा। बछरावा से विधायक पासी समाज की उनको नहीं दिखा। पूरे सदन में मैं समझता हूं कि दलित और पिछड़ी जाति के 80% 75% तक लोगों की उपस्थिति वहां थी। उसके बाद राहुल गांधी जी कहें कि वहां 80% एक ही समाज के लोग थे अथवा 1-2 समाज के लोग हैं। मुझे दुख है कि क्या राहुल गांधी जी अब देश को ये कहेंगे कि मुझे वो 80% जिनका विरोध उन्होंने गुजरात में जाकर के किया है, क्या उन 80% वोटों को जिनको 2024 के चुनाव में रायबरेली के लोगों ने दिया है, क्या उनको वापस करेंगे क्या? क्योंकि वो तो वहां बोल रहे थे कि 2 ही जाति के लोग थे, जबकि सत्य यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जो सबका साथ सबका विकास का नारा देते हैं, उस पर आज की तारीख में देश की जनता विश्वास करती है, भरोसा करती है। इसी कारण लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना रही है। और जो ये राहुल गांधी जी देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, देश के सद्भाव को खत्म करने का काम कर रहे हैं, निसंदेह चाहे जितना चिंगारी निकालें राहुल गांधी जी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के पास सागर रूपी इतना पानी है कि वो उनकी चिंगारी को किसी भी कहीं पर उसको बुझाने की क्षमता रखते हैं। तो राहुल गांधी जी ऐसी अपनी अपरिपक्व भाषण से देश के सद्भाव को बिगाड़ भी नहीं पाएंगे किसी दशा में। मोदी है तो देश सुरक्षित है, मोदी है तो देशवासियों की गाढ़ी कमाई का पैसा सुरक्षित है। हम एक अच्छे वातावरण में रह रहे हैं और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री, मुझे गर्व है कि उनके रहते रायबरेली उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में माफिया राज खत्म हो गया, भ्रष्टाचार खत्म हो गया। सब कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी माफिया किसी की हानि नहीं पहुंचा सकता। बहन बेटी का सम्मान पूरी तरह से सुरक्षित है। तो इस प्रकार मैं कह सकता हूं राहुल गांधी इन सब चीजों से व्यथित होकर के अनावश्यक रूप से अनर्गल प्रलाप करके चर्चा में बने रहने के लिए, सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए ऐसे बयान देते हैं। अदरवाइज उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान पूरी तरह से मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के साथ खुश है। सर इसी से जुड़ा मेरा एक प्रश्न है कि राहुल गांधी अभी जब रायबरेली आए थे तो उन्होंने एक आरोप और लगाया है कि अधिकारी उनका फ़ोन नहीं उठाते हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे दुख इस बात पर है कि जो जनता चुन करके राहुल गांधी जी को पार्लियामेंट में भेजा है, पहले ये बता दें कि रायबरेली जनपद की जनता के जो लाखों में है, उसके पास राहुल गांधी का कोई फ़ोन नंबर है? अधिकारियों से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सांसद की जनता की होती है कि नहीं होती है? रायबरेली वासियों के पास राहुल गांधी का किसी भी एक मतदाता के पास उनका फोन नंबर नहीं है। लेकिन यह बात उनकी वाजिब है कि अगर किसी अधिकारी को उन्होंने फोन मिलाया, नहीं उठाया, लेकिन हो सकता है ना उठाए, इसमें भी कोई बुराई नहीं है। कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई बाइक से जा रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, आपने फोन किया, हो सकता है उसने ना उठाया हो सकता है वो पलट के फोन करे। ये हमारी परंपरा है, परंपरा ही नहीं कानून है।
हमारे यहाँ शासनादेश है कि कोई अधिकारी किसी सांसद विधायक को फोन करने पर उसका फोन उठाए और अगर नहीं उठा सकता तो पलट के उसको बाद में रिंग बैक करे। ये परंपरा भी है और कानून भी है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कोई गलत बात अगर करता है, फोन कभी नहीं उठाता, तो कानून में व्यवस्था है, हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, नहीं उठाता है। लेकिन यह बात जाकर के गुजरात में कहना एक सांसद को, नेता प्रतिपक्ष को, इतनी बड़ी बात नहीं है जिस बात को दिशा की बैठक से निकल करके गुजरात में जाके कहना पड़े। तो मैं नहीं समझता कि ये सांसद अपने नेता विरोधी दल के महत्व को समझते भी हैं या नहीं समझते। सर मैं ये पूछना चाहूँगी, अभी आपने कुछ दिन पहले मीडिया में कहा था कि राहुल जी आप एक दिन तो गुजारिए रायबरेली में, तो आपको लगता है कि कथनी और करनी में अंतर है? आपने ठीक पूछा। जब भी कोई राजनीतिक व्यक्ति अपनी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत करता है तो प्रायः जहां जन्म लेता है वहां से पहला चुनाव लड़ता है, और जहां सेवा करता है वहां से चुनाव लड़ता है। मुझे दुख है कि इस गांधी परिवार का एक भी सदस्य जहां जन्म लिया अथवा जहां निवास किया अथवा जहां सेवा किया वहां चुनाव नहीं लड़ा। आप सोच सकते हैं कि लोटियंस जोन में नेहरू और गांधी लोगों ने रह करके कभी दिल्ली से कोई विधानसभा और लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा, जाके बाहर चुनाव लड़े हैं। अगर बाहर जाते हो फिर कहते हो कि मैं तो यहां का हूं। राहुल गांधी जब तक अमेठी में रहे तब तक कहते थे मैं तो अमेठी का हूं, छोड़ के चले गए वायनाड, बोले मैं तो वायनाड का हूं, फिर छोड़ के चले गए रायबरेली, बोले मैं रायबरेली का राहुल, पोस्टर लगाए। तो मुझे बताओ कि जो आदमी जहां एक रात भी नहीं रुक सकता है वो उस जिले का, उस गांव का, उसके लोगों का हो कैसे सकता है? तो राहुल गांधी रायबरेली के नहीं हो सकते हैं। मैं सांसद के रूप में संवैधानिक स्वरूप से मानता हूं, लेकिन जो असत्य भाषण करते रहते हैं राहुल गांधी जी कि मैं रायबरेली का हूं, तो मुझे दुख है। इसीलिए मैंने कहा था कि जिसने एक रात भी ना गुजारी हो रायबरेली का कैसे हो सकता है। और इसमें कोई संदेह नहीं है कि राहुल गांधी जी 6 महीने में अगर 5 घंटे केवल रायबरेली को दें तो सवाल उठता है कि नहीं उठता। और मुझे यह संवैधानिक अधिकार है। राहुल गांधी जी जैसे नेता प्रतिपक्ष हैं, वो प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, मोदी जी ने उनको हरा दिया। राहुल गांधी जी की पार्टी मोदी जी की पार्टी से हार गई, तो राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन के दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। वैसे हम राहुल गांधी से चुनाव लड़े, राहुल गांधी जीत गए, मैं वहां पर अपोजिशन का काम कर रहा हूं। अगर सांसद सोएगा तो मैं जगाऊंगा, सांसद काम नहीं करेगा तो मैं विरोध करूंगा, सांसद जनता की अनदेखी करेगी तो मैं बोलूंगा। ये अधिकार मुझे रायबरेली की जनता ने दिया है, इसलिए मैं उसका निर्वहन करता हूं। सर उपचुनाव को लेकर देखिए इस समय यूपी में हलचल तेज है, तमाम बयानबाजी, पोस्टर वॉर तो हम देख ही रहे हैं पिछले कई दिनों से। क्या लगता है अगर 9 सीटों के समीकरण की बात करें तो इस बार क्या नतीजे होने वाले हैं? देखिए, हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी आज से उत्तर प्रदेश के चुनावी दौरे पर हैं। राज्य के बहुत सारे मंत्रीगण साथ में हैं और भारतीय जनता पार्टी का संगठन पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का काम कर रहा है। इस उत्तर प्रदेश में मोदी जी की सेवाएं हैं, योगी जी की सेवाएं हैं और उसे जनता स्वीकार कर रही है। मुझे यकीन है कि राज्य की 9 की 9 सीटें हम आने वाले चुनाव में जीतेंगे, इसमें हमको कोई संदेह नहीं है और उत्तर प्रदेश वासियों को कोई संदेह नहीं। सर एक आखिरी सवाल आपसे, आप अपने बेबाक बिंदास अंदाज के लिए जाने जाते हैं, बयान भी सामने आते रहते हैं, क्या कभी अपने इस बेबाक अंदाज की वजह से आपको नुकसान भी उठाना पड़ा है? आपको क्या लगता है? देखिए, जनता की सेवा अगर हृदय से, मन से की जाएगी तो इसमें होने वाला नुकसान वो सहनीय होता है। मुझे कोई असुविधा नहीं, इसमें छोटे मोटे नुकसान उठाने पड़ते हैं तो उठाया जाएगा। राजनीति काजल की कोठरी है, एक लीक लग ही जाती है, तो इसको बिना परवाह किए हुए अगर हम चलते रहेंगे
तो निसंदेह सम्मान मिलता रहेगा और अवसर मिलते रहेंगे जनता की सेवा की। तो हमको कोई बहुत परवाह नहीं है हानि लाभ की। और हानि लाभ जितना आपने खुद अभी मेरे बारे में पूछा कि मैं एक गरीब किसान का बेटा था, भगवान ने यहाँ तक अवसर दिया लोगों की सेवा करने के लिए, और अगर उसमें से कुछ ले लेता है तो मुझे खुशी होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर और भगवान बढ़ा के दे देगा, तो किसी हानि लाभ की ज़्यादा चिंता नहीं है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ न्यूज़ रूम में बात करने के लिए। तो आज हमारे साथ न्यूज़ रूम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह थे, जिन्होंने अपने बेबाक अंदाज में तमाम सवालों के जवाब दिए। न्यूज़ रूम में नेताजी के अगले एपिसोड में आपसे फिर किसी नेता के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।